हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या था, उसके फीचर क्या थे, हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है सब कुछ इसी पे टिका है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है? एक ऐसा एक्ट जो कि एप्लीकेबल है हर बैंकिंग कंपनी पे जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 5C के अंडर में। हर हर बैंकिंग कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, हर बैंक के ऊपर ये रूल्स अप्लाई होते हैं। पहला है डेफिनेशन। बैंकिंग कंपनी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, बैंकिंग कंपनी मीन्स कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द बैंक। जो बैंक का बिजनेस हैंडल करे वो होती है बैंकिंग कंपनी। ठीक है। बैंकिंग कंपनी मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, मतलब एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। ये लाइन किसके लिए यूज की जाती है? बैंक के लिए। ये लाइन किसके लिए यूज की जाती है? बैंक्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है। एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। तो बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब बैंकिंग कंपनी के अंडर में आते हैं। यही बता रहा है बैंकिंग कंपनी अलॉन्ग विद द नेम, बट एट द सेम टाइम्स द एक्ट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ एनी ऑफ दीज नेम्स टू अ कंपनी, कंपनी और फर्म, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बैंकिंग कंपनी कोई इंडिविजुअल नाम से नहीं चलाई जाती, वो एक बैंक्स के सारे काम को देखती है बैंकिंग कंपनी। तो उनके कोई पर्टिकुलर नेम से रजिस्टर्ड नहीं होती है। जो बैंक का नेम है उसी से रजिस्टर्ड होती है। नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ बैंक्स। बिजनेस ऑफ बैंक्स क्या होता है? बिजनेस ऑफ बैंक सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस इन विच अ बैंकिंग कंपनी में एंगेज। मतलब कि बैंकिंग कंपनी जहाँ जहाँ पे काम करती है वो बैंकिंग बिजनेस है। जिस जिस चीज़ के लिए काम करती है वो बिजनेस है। सबसे पहला है एक्सेप्ट करती है बैंकिंग प्रिंसिपल्स को, बोरो करती है, लैंड करती है, मनी डिस्काउंट करती है, बाइंग एंड सेलिंग का काम करती है, कलेक्टिंग एंड डीलिंग का काम करती है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट ऐसी चीज़ों को क्लियरेंस करने का काम करती है। स्टॉक, फंड, शेयर, डिबेंचर्स ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट का काम करती है। गवर्नमेंट एजेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। और बैंक के बहुत 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 सारे फंक्शन है। जितने भी बैंकिंग फंक्शन है वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से तरीके के चेक इशू करती है, कौन कौन से तरीके के एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करती है। वो सारे बैंकिंग कंपनीज का काम है। मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। अब मैनेजमेंट करना, इन सबका मैनेजमेंट कौन करता है? एक ऐसा पर्सन जो कि बैंक में रखा गया है, एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, वो क्या करेगा? हु इज और एट द टाइम हैज बीन adjudicated insolvent and has suspended the payment, has compounded with his creditors, and who has been convicted in criminal court। इस सबका मतलब है कि सिंपल ये बोलने का मतलब है जो अब यहाँ पे बोलते हैं कि एजेंट का काम, मैनेजिंग एजेंट का काम करती है। मतलब कि ये जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जो डायरेक्टली नहीं कर रही लेकिन इनडायरेक्टली आपको सारा काम करेगी। सभी है whose remuneration or a part of remuneration takes in the form of commission or of the share in the profit in the company। मतलब कि वो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है कंपनी के अंदर। दे आर मैनेज बाय द पर्सन हु आर डायरेक्टर। जो डायरेक्टर है वो मैनेज करेगा। हु इज एंगेज इन द अदर बिजनेस, जो दूसरे बिजनेस में भी एंगेज है। ऐसा पर्सन जो मैनेजिंग कंपनी में एंगेज है 5 साल या उससे ज़्यादा, वो सब भी इसका पार्ट है। 51% से कम अगर होता है तो नहीं माना जाएगा। अगर 51% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर विल इंक्लूड द पर्सन एट द प्रोफेशनल लेवल एंड other experiences in the respect of one or more of the following matter with economic, finance, agriculture, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो 51 से ज़्यादा होना चाहिए, 51 से कम परसेंटेज नहीं होना चाहिए। और जो मैनेज करता है वो होता है चेयरमैन। आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक्ट जो 16 सेक्शन 16 के अंदर एक्ट रजिस्टर्ड है कंपनीज का, वो है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी पर्सन हो सकता है जो भी कंपनी से रिलेटेड है। आरबीआई के पास पावर्स होती है कि वो उसको सारे कंट्रोल करे, जितनी भी चीज़ें होती है उसके अंदर। सेक्शन 36 का ए का ने क्या किया है? रिमूव कर दिया कि ऑफिसर्स ऑफ एनी चेयरमैन, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और अदर ऑफिसर्स ऑफ द बैंक इफ इट कंसिडर इट एज नेसेसरी। अलग से इन लोगों के लिए ऑफिस नहीं दिया जाता, कैबिन्स होते हैं सेम प्लेस पे। पेड अप कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं? पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स होते हैं जिनके जो मिनिमम स्टैंडर्ड अमाउंट होता है जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है बिजनेस के लिए। तो प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है सेक्शन 12 उसका, उसमें सब्सक्राइब कैपिटल दे रखा है कि अथोराइज कैपिटल दे रखा है कि इतना सब्सक्राइब होना चाहिए, इतना टोटल आप जिंदगी भर में इशू कर सकते हैं, इतना आपने अब तक इशू कर दिया, इतना और बचा है तो
ऐसे करके वो सब चीज़ें लिखी हुई होती है मेमोरेंडम के अंदर। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, अब आपके पास रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप डिविडेंड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि आपने सारा जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो सारा का सारा दे दिया आपने, या फिर आपने कोई कैपिटलाइज एक्सपेंस भी कर दिया, जितना ही पैसा आया आपको प्रोपोर्शनेटली बांटना पड़ता है हर चीज़ को। आपको सबसे पहले राइट ऑफ करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ पे डेप्रिसिएशन है तो वो राइट ऑफ करोगे। ऐसा डेप्रिसिएशन जो इन्वेस्टमेंट जो शेयर डिबेंचर और बॉन्ड पे है वो डेप्रिशिएट करोगे। कोई बैड डेट है पुराना पैसा पहले वो क्लियर करोगे और उसके बाद में आप जो आपके डिविडेंड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या है? अब रिजर्व फंड में ये बोल रहा है कि 20% ऑफ द प्रॉफिट्स से ज़्यादा आप नहीं रखोगे, सॉरी उससे कम नहीं रखोगे, मिनिमम 20% ऑफ द प्रॉफिट आपको फंड्स में डाल के रखना पड़ेगा। रिजर्व जितना भी प्रॉफिट आपका बचा है एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 20% पैसा आप रिजर्व करके रखेंगे, उसके बाद ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें से कैश रिजर्व बनेगा। कैश रिजर्व क्या है? बोल रही है एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल ऑफ इट्स डिमांड एंड इट्स टाइम लाइबिलिटीज ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रोसीडिंग फोरनाइट, मतलब कि आप जिस दिन आप भी बना रहे हैं उस दिन के जो लास्ट डे पे आपको जितना डिमांड किया गया था कैश पब्लिक के द्वारा, तो जो ऐसा पैसा जो टाइम लाइबिलिटीज होती हैं जो आपको डेली बेसिस पे आपको देना ही पड़ता है, उसका एस्टिमेशन लगा के और उसका एटलीस्ट 3% और पूरी टोटल डिमांड का 3% पैसा आपको कैश के अंदर रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो 20 जो हर महीने की 20 तारीख को ये काम होता है। कैश रिजर्व इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने, रेशियो 15% कर दिया 3% से। मिनिमम लिक्विड एसेट रेशियो, मिनिमम लिक्विड एसेट रेशियो का मतलब है ऐसा चीज़ें जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपका किसके फॉर्म में है, गोल्ड या फिर सिक्योरिटीज़ और ऐसे फॉर्म में है, तो वो भी इसने क्या बोला है, द अमाउंट इज नॉट लेस देन 25% एंड नाउ इट इज़ 40%। 40% आपको लिक्विड एसेट, मिनिमम लिक्विड एसेट रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। 40% मतलब आप गोल्ड, बैंक क्या करती है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रख देती है, क्योंकि गोल्ड जब भी चाहे जब आपको बेच के पैसा मिल जाता है, ईजी टू लिक्विडेट एसेट इन इंडिया। सेक्शन 25 जो है इस एक्ट का, वो क्या बोलता है, फॉरेन बैंक कैरिंग ऑन द बैंक इन इंडिया मस्ट हैव एसेट्स इन द इंडिया दैट शुड नॉट बी लेस देन 75%। फॉरेन बैंक्स के पास जितने भी पैसा है वो जो इन्वेस्ट करेगी वो 75% से कम नहीं होना चाहिए, वो सारा सेट में डाल देगी 75% पैसा। रेस्ट्रिक्शन ऑन द लोन एंड एडवांसेस। अब लोन एंड एडवांसेस में क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि नो बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी ग्रांट एनी लोन एंड एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर, खुद के शेयर पे लोन एडवांस नहीं कर सकती। एंटर इनटू द कमिटमेंट फॉर द ग्रांटिंग एनी लोन और सर्विस टू और ऑन बिहाफ ऑफ एनी डायरेक्टर्स, किसी डायरेक्टर के बिहाफ में कंपनी नहीं देती, किसी डायरेक्टर के, किसी पार्टनर, मैनेजर, एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंपनी किसी को लोन नहीं देती है, बैंक किसी को लोन नहीं देती है। और इंडिविजुअल पर्सन को अगर लोन लेना है तो वो किसी कंपनी का डायरेक्टर, ओनर या फिर गारंटियर होना चाहिए। लाइजनिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अब लाइजनिंग कौन करता है बैंक कंपनीज को? आरबीआई करेगा। आरबीआई के अंडर में सब कुछ आता है, तो आरबीआई कैन रिफ्यूज टू इशू लाइसेंस। आरबीआई कब कब मना कर देता है कि नहीं, इस बैंक को ऑपरेट करने के लिए हम लाइसेंस नहीं देते हैं? कब? जब वो ऐसी पोजीशन में होता है कि डिपॉजिटर के क्लेम्स को सेटिस्फाई ही ना कर पाए, जितने लोग डिपॉजिट कर रहे हैं उनको आप रिटर्न ही नहीं दे पा रहे, that the arrears of the company are not being conducted in the manner determined। जो arrears कंपनी है, जो ड्यूज हैं वो आप टाइम टू टाइम पे ऑफ नहीं कर रहे, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो डिपॉजिटर को फ्यूचर पेमेंट करना है वो आप करने के लिए इनकेपेबल हो, या फिर आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, आपकी अर्निंग्स अच्छी नहीं है, तब आप रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी बैंक को लाइसेंस देने से। या फिर आपको पब्लिक इंटरेस्ट लगता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को अच्छे से सर्व नहीं कर सकते, आपकी कंपनी की इतनी अच्छी पॉलिसी, आपकी बैंक की इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है कि आप पब्लिक को सॉरी अच्छे से सर्व कर सकें, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अगर आपकी इंडिया से बाहर है तो आरबीआई क्या बोलता है कि ये सारी कंडीशन तो ऊपर वाली फुलफिल होगी ही होगी, और जो बिजनेस होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कैरी भी होना चाहिए, और लॉ के नज़रिए में आपने सब चीज़ें आपके लॉ के अकॉर्डिंग आपने करी है। और डी पॉइंट है कि कंपनीज जो है वो
प्रोविजन ऑफ एक्ट, जो इस प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के, उन सबको, बैंकिंग कंपनीज एक्ट के, उन सबको फॉलो कर रही है। तो अगर फॉरेन में है तो ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब है ओपनिंग ऑफ बैंक, अब बैंक ओपन करने की परमिशन। इसमें बोल रहा है कि कब कब होता है, विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई से परमिशन लिए बिना नहीं कर सकते आप। नो बैंकिंग कंपनी शुड ओपन कोई भी बैंकिंग कंपनी अपना नया नया ब्रांच बिना आरबीआई को ओपन करे नहीं डाल सकती, चाहे वो सेम सिटी में हो चाहे वो डिफरेंट सिटी में हो। और नो बैंकिंग कंपनी शुड ऑपरेट इन इंडिया शेल ओपन अ न्यू बिजनेस आउटसाइड, और बाहर भी नहीं डाल सकती है। मतलब खुद सेम सिटी में भी नहीं डाल सकती, सेम कंट्री में भी नहीं डाल सकती, और आउटसाइड द कंट्री भी नहीं डाल सकती, आरबीआई जब तक नहीं बोलता। बिफोर ग्रांटिंग द रिजर्व टू एनी रिक्वायर्ड सेटिस्फाइड फाइनेंशियल कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, आपको जानना पड़ेगा कि आप पहले आप किस कंपनी को दे रहे हो, उसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इतना एडिकेट है क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में कि नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आप लोन देंगे। चेक ऑन इंटरलॉकिंग ऑफ डायरेक्टर्स, अब चेक कर रखा है, चेक रखेगा किस पे, इंटरलॉकिंग ऑफ डायरेक्टर्स पे। मतलब सारे डायरेक्टर्स पर चेक रखने का काम क्या करेगा कि वो काम सही से कर रहे हैं क्या, वो जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं क्या, फलाना है एंड ऑल। वोटिंग राइट्स किसको होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स होते हैं। अमेंडेड इन 1994 एट 10% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स। मैक्सिमम वोटिंग राइट्स, एक शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम कितने वोटिंग राइट मिल सकते हैं, 10% के, ठीक है। बाकी सारा कंट्रोल, मतलब पूरा कंट्रोल कुछ हाथों में ही रहता है। सॉरी। सबमिशन ऑफ द रिटर्न्स टू आरबीआई, अब क्या बोल रहा है कि सबमिट करना है आपको रिटर्न्स आरबीआई को। अंडर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27, एवरी बैंकिंग कंपनी शेल बिफोर द क्लोज ऑफ द मंथ सक्सीडिंग दैट टू विच इट रिलेट्स टू सबमिट द आरबीआई। जो रिटर्न है वो आप क्या करोगे, आरबीआई को सबमिट करोगे, जितने भी आप रिटर्न करना करोगे वो सब आरबीआई को सबमिट होंगे। असेट और लाइबिलिटीज और जितने भी चीज़ें हैं वो सब आपको लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ को आपको सबमिट करना पड़ेगा आरबीआई को। एनुअल अकाउंट्स और जो ऑडिट होगी वो भी आपको कंडक्ट करवानी पड़ेगी। कैसे कैसे करवानी पड़ेगी, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, प्रॉपर पीएनएल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, डेली वर्किंग को नोट करना पड़ेगा, बैलेंस शीटों में हर एक डेटा को ढंग से क्लियरली शो करना पड़ेगा, उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा एक क्वालिफाइड पर्सन से, क्वालिफाइड पर्सन शुड बी सीए। अभी बोल रहे हैं 3 कॉपी बनती है बैलेंस शीट की, जो कि सबसे पहले आरबीआई को सबमिट होती है, एवरी मंथ आरबीआई को सबमिट होती है, एक कॉपी तो आरबीआई के लिए बनती है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी बैंक टू फाइल एंड रजिस्टर द कंपनीज। थ्री कॉपी बनाएंगे हर एक अकाउंट्स की, जितने भी अकाउंट्स है, जितनी बैलेंस शीट बनी, जो भी बैलेंस शीट बनी है, जितने अकाउंट्स बने हैं, जो भी ऑडिटर की रिपोर्ट बनी है, उसके 3 कॉपी बनाएंगे। और फॉरेन बैंक्स के लिए भी ये चीज़ सेम टू सेम है। इंस्पेक्शन में देखते हैं 35 लेज डाउन दैट सेक्शन 35 जो है वो क्या बता रहा है कि आरबीआई में इंस्पेक्ट एनी बैंकिंग कंपनी एंड द बुक्स एंड अकाउंट्स, द आरबीआई शैल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि कोई भी बैंकिंग कंपनी से आप अपना इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको किसी से परमिशन नहीं चाहिए, आप कभी भी एनी टाइम मंगा सकते हैं रिपोर्ट्स, तो उनको डेली अपडेटेड रखना पड़ता है अपना। सस्पेंशन ऑफ द बिजनेस, सस्पेंशन ऑफ द बिजनेस कब होता है, बैंकिंग कंपनीज टेम्परेली अनेबल टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना है और आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलते चलते 6 महीने हो गए हैं, तो आपका बिजनेस सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप परमानेंटली उसको बंद करोगे फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनी, कब बैंक बंद होती हैं, कब बैंक बंद होंगी, जब हाई कोर्ट के ऑर्डर आएंगे, जब हाई कोर्ट के ऑर्डर आएंगे। हाई कोर्ट हैज एन ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी बट इट इज अनेबल टू पे इट्स डेट। वो अपना पैसा खुद उठा ही नहीं पा रही है, जितना पैसा उसको उठाना चाहिए वो उठा ही नहीं पा रही है, लोगों को पे ऑफ कर ही नहीं पा रही है, और पब्लिक के इंटरेस्ट में वो काम नहीं कर पा रही है, तब उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। अब लिक्विडेटर, अब वो अपना खुद का खर्चा उठा ही नहीं पा रही, तो उसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए लिक्विडेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, और लिक्विडेशन के लिए एक क्वालिफाइड इंसान जो कि लिक्विडेटर होता है उसको बुलाना पड़ेगा। वो हाई कोर्ट से अपॉइंट होता है, 2 महीने के अंदर अंदर वो क्या करता है, सारा वाइंडिंग अप का काम करता है, सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज को बेच के और सारे क्लेम्स को सेटल ऑफ करके, और लोगों को क्रेडिट पे ऑफ करके, जिनके ड्यूज अमाउंट है उनको पे ऑफ करके, सारा अकाउंट का सेटलमेंट करके, और वो कंपनी को बंद कर देता है।
अमेलगमेशन ऑफ द कंपनी। अब आपको बंद नहीं करनी, लिक्विडेट नहीं करनी, बंद नहीं करनी, अमेलगमेशन हो रहा है। अमेलगमेशन मतलब कि बैंक अमेलगमेशन इज अप्रूव्ड बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग। RBI सैंक्शन द स्कीम आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स के को दो कंपनी एक दूसरे के अंदर अमेलगमेट हो जाती है, तो जो मेजर मेजर जिसकी जो बड़ी कंपनी होती है जो दूसरे को लेती है, उसका पूरा चलता है सारा सब कुछ। और बैंक क्या करती है, जितनी भी एसेट और लायबिलिटीज होती है वो ट्रांसफर कर देती है, उसके राइट्स इक्वली ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड RBI हैज एम्पावर टू ऑर्डर द फर्स्ट बैंक टू रिजॉल्व ऑन द स्पेसिफाइड डेट। और RBI एक जो बैंक अमेलगमेट हो रहा है उस बैंक को बोल देती है कि आप डिसॉल्व हो जाओ। एक्वायर ऑफ बैंकिंग कंपनी, जैसे कि अभी थोड़ा टाइम पहले राजस्थान बैंक को ICICI ने ले लिया, ICICI ने राजस्थान बैंक को ले लिया था, टेक ओवर कर लिया था, मतलब कि अमेलगमेट हो गई, दोनों मिल गई, लेकिन मेन कंपनी कौन थी, ICICI। ये छोटी थी, ये बड़ी थी, ठीक है, ये मेन कंपनी थी, सब्सिडरी कंपनी थी। अब एक्वायर ऑफ द बैंकिंग कंपनीज, अब ये बोल रहा है कि पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर द, अब इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है इफ ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑन रिजर्व बैंक द सेंट्रल बैंक इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ अ बैंकिंग कंपनी, मतलब कि जो रिपोर्ट बनी है उसमें ये सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये बैंकिंग कंपनी है, एंड हैज़ नो मोर देन वन मोर on one occasion failed to comply with the direction given to the writing under section 21, and as far as the direction relate to the banking policy, अगर वो एक या एक से ज़्यादा बार फेल हुई है तो वो फिर उसको उसके पावर्स छिन जाते हैं। एंड इज बीइंग मैनेज इन अ मैनर ऑफ दिस क्रिमिनल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के अंदर वो काम करती है। आफ्टर कंसल्टेशन विद द RBI it is notify order to acquire understanding of such banking पनिशमेंट फॉर सच एक्टिविटीज, क्या पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट अगर कोई आप गलत काम करते हो तो नो पर्सन शेल ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन फ्रॉम लॉफुली एंटरिंग और लीविंग द ऑफिस ऑफ द बिजनेस कंपनी। अगर आप लॉफुली मतलब आप किसी को धरा धमकी कोई काम करा रहे हो, मतलब तो लॉ के अगेंस्ट कर रहे हो कोई काम, तो आप पनिशमेंट लोगे। होल्ड विद इन द ऑफिस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन with a violent or which prevents the transaction of the normal business by the bank, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मल बिजनेस के बैंक के नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट में हो रही है, तब आप पनिशेबल होंगे। ऐसा काम जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में कर रहे हो आप, एक्ट एनी मैनर कैलकुलेटेड टू अंडरमाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ द डिपॉजिटर इन द बैंक। अब जो डिपॉजिटर है उसके आप मतलब जो आपके बैंक में डिपॉजिट कराने आ रहा है उसके साथ आपने खिलवाड़ कर दिया तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। और अब लास्ट पॉइंट है ये वाला, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट परफेक्ट। हमारा इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, बहुत सारे लैक ऑफ कंट्रोल हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक इंडिजीनियस बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स और ऐसे नॉन बैंकिंग सेक्टर हैं जहाँ के जिनकी वजह से हमारा बैंकिंग सेक्टर पूरा तरीके से ख़राब हो चुका है। इतना परफेक्टली नहीं हो रहा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल में है, काफ़ी हद तक अब आने लगे कंट्रोल में। डिस्पाइट ऑफ डिफेक्ट्स it is appropriate to comment that the banking legislation has done a commendable job। देखिए बहुत अच्छा काम कर रहा है बैंक ने, बहुत साउंड बैंकिंग सिस्टम does not depend upon the soundness of the legislation but it depends upon the bankers। एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन है, बल्कि कितने अच्छे बैंकर्स मतलब कि रिलेटेड लोग हैं, कितने अच्छे लोग उस बैंक में काम कर रहे हैं और पीपल रिलेटेड टू दैट बैंक वो अच्छे होने चाहिए, जब भी बैंकिंग सिस्टम साउंड होता है। अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो वो साउंड बैंकिंग सिस्टम नहीं कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, 23 पॉइंट्स हैं, हमने 23 पॉइंट्स देखे हैं, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। आप 10-10 पॉइंट्स करके पढ़िएगा इसको, शुरू के 10 पॉइंट्स पढ़िए, उसको समझिए, उसके नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद बाकी के 13 पॉइंट्स को पढ़िए और समझिए और उसको शॉर्ट में पॉइंट्स लिख के याद कीजिए। तो आई होप ये इतना कुछ खास हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।